बिहार के कुछ इलाकों में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया सुरक्षा स्थिति का जायजा। राज्य के गवर्नर से विस्तार से ली जानकारी। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए भेजे गए केंद्रीय पुलिस बल। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी को देश नहीं करेगा माफ। रामनवमी के दिन बंगाल में हुई हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। गांधीनगर में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक जारी। 100 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में शामिल। 3 दिवसीय बैठक में ऊर्जा रूपांतरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर होगा विस्तृत विचार विमर्श। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक जारी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत विविध धर्मों के समागम का केंद्र। इसरो के नाम जुड़ा कामयाबी का एक और अध्याय। DRDO और वायुसेना के साथ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का काम सफलतापूर्वक संचालन। नहीं रहे भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। कैंसर से पीड़ित दुर्रानी का 88 साल की उम्र में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया शोक। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को बताया महत्वपूर्ण। और IPL में आज दिन के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। नमस्कार, DD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आइए बुलेटिन में खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। अमित शाह आज नवादा के हिसुआ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री का पटना के दीघा में सशस्त्र सीमा बल के समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। और बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बातचीत की है। गृह मंत्री ने कुछ एक इलाकों में हिंसा को लेकर विस्तार से जानकारी ली है। गृह मंत्री ने गवर्नर के साथ बातचीत में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की है। केंद्र ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्रीय पुलिस बल भेजे हैं। वहीं हावड़ा में रामनवमी जुलूस की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। पथराव के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रामनवमी पर हुई इस हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रामनवमी के समय बंगाल में हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी सो रही हैं और एक वर्ग को संरक्षण दे रही हैं। बम फेंकना, पत्थर मारना और शोभा यात्रा रामनवमी की रुकवाना, आगजनी करना, हिंसा फैलाना, उपद्रव फैलाना, ये ममता बनर्जी जी की नाक के तले हुआ है। कानून व्यवस्था कैसे चरमराती है, इसका सबसे बड़ा रोल मॉडल ममता बनर्जी जी है। और मुख्यमंत्री पक्षपात कैसे करता है, हिंदू विरोधी कैसे होता है, ये ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक वर्ग के साथ खड़े होकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया कैसे जाता है, ममता बनर्जी जी के बोलों से नजर आता है। सब कुछ होता देखकर आंखें बंद कर लेना, मूंद कर बैठ जाना, यह ममता बनर्जी जी में नजर आता है। एक मुख्यमंत्री होकर एक पक्ष तक ही सीमित हो जाना और हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाना, यह ममता बनर्जी में नजर आता है। ममता जी, थोड़ी सी तो ममता दिखाइए। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सावरकर के अपमान पर महाराष्ट्र और देश कभी भी राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी ने सावरकर जी का जो अपमान किया है, ना देश उनको माफ करेगा और महाराष्ट्र तो कभी भी नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। कैम्ब्रिज क्राइस एंड लंदन लाई से बाहर राहुल गांधी को आ जाना चाहिए। राहुल जी, कितना भारत के लोकतंत्र को और कमजोर करने का प्रयास करोगे, कितना भारत को और बदनाम करने का प्रयास करोगा, कितने विदेशी धरती से विदेशी ताकतों का सहयोग लेकर भारतीयों को
और भारत को बदनाम करने का काम करोगे। वोट तो भारत के लोग ही देंगे, ये विदेश के लोग नहीं देंगे। और सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक की आज औपचारिक शुरुआत हुई। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। प्रतिनिधियों को पश्चिम बंगाल की संस्कृति से भी रूबरू कराया जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस साल हम विजिट इंडिया 2023 को मना रहे हैं। ये एक अनूठा सामूहिक क्षण है जो दुनिया को भारत की G20 की अध्यक्षता के ऐतिहासिक वर्ष में भारत को अच्छे से जानने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। In order to give a boost to the uniqueness of Indian tourism, this year we are observing Visit India year 2023. Visit India year 2023 is indeed a unique collective movement that invites the world to explore India in the historical era. We are observing grand celebrations of 75 years of India independence. नहीं चलाना नहीं। India's 75 years of India independence as of the Amrit Mahotsav. जी किशन रेड्डी ने विकास के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी के महत्व पर भी बल दिया। Our vision to make India a $1 trillion tourism economy by 2047. Our 100 year of India's independence celebration with 100 million international visitors to India. To achieve this, we are focusing on the convergence of various government-led initiatives and public-private partnership. उन्होंने कहा कि भारत विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है और भारत विविध धर्मों के समागम का केंद्र भी है। As a spiritual capital of the world, we are home to more than spiritual power centers, Shaktipitas we call, where the divinity of immense worship. The 6 religious prayer centers that are symbols of unity and equality. More than 200 large Buddhist monasteries which remain as of the Buddhist principles of non-violence spread from this Buddhist land of India. 40 UNESCO recognized World Heritage Sites, more than 1 lakh state and national archaeology sites. केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में G20 के एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। यह आयोजन G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक से हटकर हुआ। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश के पास बेमिसाल प्राकृतिक धरोहर है। India is with a unique and unparalleled natural heritage of Himalayan long coastline, forest, deserts, which offers a great advantage for adventure tourism in our country. If we have to develop true potential of India as a tourist destination, we must develop adventure tourism in the country. It can be a significant part of India's tourism sector during the Amrit Kaal. वहीं भाजपा ने दिल्ली आबकारी नीति के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की करप्शन की डिग्री खुलकर सामने आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की करप्शन की डिग्री पूरी तरीके से खुलकर सामने आ चुकी है। पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था।
इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया, यह इसका प्रमाण है। क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता। वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि अदालत के अनुसार मनीष सिसोदिया आबकारी नीति के मुख्य कर्ता धर्ता है। कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है, कर्ता धर्ता है, प्लानर है, एग्जीक्यूटर है। और ये कहते कट्टर ईमानदार है, ये करप्शन की डिग्री खुली है। दार्जिलिंग साहसिक खेलों के लिए भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी में जारी G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक के तहत दार्जिलिंग में 3 दिवसीय हिमालयन कार रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें 27 टीमें भाग ले रही हैं। और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर में जारी है। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विदेश आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम पर सेमिनार का आयोजन होगा। वहीं ऊर्जा रूपांतरण को बढ़ावा देने के प्रति अक्षय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी कार्यक्रम शामिल है। 3 दिवसीय इस बैठक में ऊर्जा रूपांतरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। मिशन को आज सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से संचालित किया गया। सुबह 7:10 पर RLV ने उड़ान भरी और 7:40 पर उसने ATR एयर स्ट्रिप में लैंड किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सहारे हम रॉकेट को दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। कम लागत में अच्छी तकनीक सुनिश्चित करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले RLV TD HAX-01 मिशन की शुरुआत 2016 में की थी, जबकि RLV LEX की शुरुआत 2019 में हुई थी। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,824 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,784 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.77% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.24% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.87% दर्ज हुआ। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 18,389 है। वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,799 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सेल ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल किया। इस अवधि के दौरान कंपनी ने 194.09 लाख टन हॉट मेटल और 182.89 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन दर्ज किया है, जो पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में 3.6% और 5.3% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सेल को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पीएम ने अपने संदेश में कहा है कि इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। सेल का यह उत्पादन बताता है कि स्टील ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने IIFL जीतो अहिंसा रन को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रन में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने फिटनेस का मंत्र देते हुए कहा कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये आधा घंटा आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगा। आपने एक ही फंडा याद रखना है, क्या? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिटनेस का डोज ये आधा घंटा आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगा। और हमारे साथ आपकी युवा पीढ़ी, बच्चे, सबसे बड़ी बात है आज आप जैसे युवा केवल खुद नहीं निकले, अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर निकले हैं, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। छोटे छोटे बच्चों में नई ऊर्जा भरने का आपने काम किया है। एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन टू द प्लेग्राउंड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग देम टू द अहिंसा रन। वहीं आज सुबह पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से भी अहिंसा रन मैराथन का आयोजन हुआ। लोगों के बीच शांति और अहिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस दौड़ में कई हजार लोगों ने हिस्सा लिया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जीतो द्वारा आयोजित इस दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह समेत काफी संख्या में हर उम्र के लोग मौजूद रहे। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह ने डीडी न्यूज से वाराणसी में खास बातचीत की है। प्रोफेसर डीपी सिंह ने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ पूरे देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विकास की ओर अग्रसर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय समेत कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे, नैक के डायरेक्टर रहे, यूजीसी के चेयरमैन रहे और अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह जी हमारे साथ काशी में हैं। प्रोफेसर साहब, 2014 से यहाँ पे सांसद बने प्रधानमंत्री जी, उसके पहले आप यहाँ कुलपति थे। तब के वाराणसी में और अब के वाराणसी में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? तब के वाराणसी और अब के वाराणसी में बहुत परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के विकास के साथ साथ बीएचयू और आईआईटी बीएचयू और दूसरी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी प्रगति पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी काशी के साथ साथ प्रदेश के जो पूरा का पूरा शैक्षिक उन्नयन है उसकी पूरी कोशिश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कितना लाभ देखते हैं जो हमारी उच्च शिक्षा है उसके लिए, चूंकि आप उच्च शिक्षा से जुड़े रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे के पूरे वैल्यू सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपनी जो भारतीयता है, भारतीय जड़ें हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, कला है, भारतीय भाषाएं हैं, उनको मजबूती प्रदान करते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए ऊंची उड़ान भरने के लिए, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने के लिए, और इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रधानमंत्री अभी वाराणसी दौरे पर आए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी थे, शिक्षा सलाहकार हैं आप उनके, तो क्या ऐसी कोई योजना आप लोगों की है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए आप केंद्र सरकार को अप्रोच करें? जैसा आप स्वयं कर रहे हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बातचीत का आपने हवाला दिया है, तो मुझे लगता है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई योजना कार्य रूप लेती है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य होगी, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के लिए की सराहना की जाएगी। अगर इस तरह का कुछ होता है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय बनाया जाता है, तो ये स्वागत योग्य कदम होगा, ऐसा मानना है मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार का। डॉक्टर एलकेएस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी।
और आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को महंगाई दर में कुछ राहत मिली है। श्रीलंका की मुद्रास्फीति मार्च में 50.6% से घटकर 50.3% पर आ गई है। हालांकि मुद्रास्फीति की इस दर से श्रीलंका के लोग अभी भी परेशान हैं। खाद्य समूह की साल दर साल महंगाई दर 54.4% से घटकर मार्च में 47.6% हो गई है और गैर खाद्य समूह में महंगाई दर फरवरी के 48.8% से बढ़कर 51.7% हो गई है। दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी से कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा कि साल के अंत तक महंगाई दर घटकर सिंगल डिजिट में आ जाएगी। और भारतीय क्रिकेट जगत के लिए रविवार को एक दुखद खबर सामने आई। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे। सलीम ने गुजरात के जामनगर में आखिरी सांस ली। वो पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें ये सम्मान 1960 में मिला था। सलीम दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट खेले थे, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 1202 रन बनाए थे। साथ ही 75 विकेट भी लिए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट की दुनिया में भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सलीम दुर्रानी जी क्रिकेट के दिग्गज थे, अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैदान पर और मैदान से बाहर वो अपनी शैली के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से आहत हूं। उनके परिवार और उनके दोस्तों के प्रति संवेदना, उनकी आत्मा को शांति मिले। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि सलीम दुर्रानी जी का गुजरात से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। वो कुछ वर्षों तक सौराष्ट्र और गुजरात के लिए खेले। उन्होंने गुजरात को अपना घर भी बनाया। मुझे उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला और मैं उनके बहुमुखी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी कमी जरूर खलेगी। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सलीम दुर्रानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत में क्रिकेटरों की पीढ़ियों के लिए एक सच्ची प्रेरणा सलीम दुर्रानी जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैदान पर उनकी प्रतिभा और कौशल हमें प्रेरित करते रहेंगे। उनके परिवार और उनके दोस्तों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। तो दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी जी के निधन से उनके परिवार में गम का माहौल है। परिवार के सदस्य सलीम दुर्रानी के साथ बिताए गए पलों को याद करके भावुक हो गए। नॉर्मली एज के हिसाब से जो वो चीज़ें होती है, बीमारी शिमारी ये वो, तो इस हिसाब से सब चलता रहा। फिर अभी 3 महीने पहले वो गिर गए थे घर में। बाद में गिरने के बाद हम उनको ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, सब ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा अभी ओके, 3 महीने का बेड रेस्ट है, 3 महीने के बाद हम उनको फिर से चलाएंगे और एवरीथिंग वाज ओके। कल रात को अराउंड 8 o'clock उनकी सांस फूलने लगी, तो हमने डॉक्टर को, एक फ्रेंड है उसको बुलाया, तो उसने चेक किया, बीपी लो था थोड़ा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। दिन के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इस मैच में संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स बीते सत्र की तरह इस बार भी दबदबा कायम रखने उतरेगी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान एडन मार्करम अपनी टीम को शुरुआती मैच में जीत दिलाना चाहेंगे। आईपीएल के 16वें सीजन में दोनों टीमों के बीच ये पहला मैच होगा। आंकड़ों की बात की जाए तो आईपीएल में अब तक हैदराबाद और राजस्थान के बीच कुल 16 मैच खेले गए हैं। इन 16 मुकाबले में सनराइजर्स ने 8 और राजस्थान ने भी 8 मैच जीते हैं। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच काफी रोमांचक होने वाला है और इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा,
फॉफ डुप्लेसी और कैमरून ग्रीन समेत कई धाकड़ खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। पिछले साल आरसीबी की टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी और इस बार वो खिताब के सूखे को खत्म करना चाहेगी। वहीं 5 बार की चैंपियन मुंबई के लिए 2022 का सीजन अच्छा नहीं रहा था। टीम आखिरी पायदान पर थी। इस बार टीम अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।